स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो सेमेस्टर 2 में हैं उन लोगों ने अपना पेपर अगर हिंदी रखा इस बार सेमेस्टर 2 में। एईसी इंग्लिश का मैंने दो वीडियो बनाया, ये हिंदी का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक आधा घंटा का वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बट इसके बाद जो मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूं इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के इसके बाद मेरा वो आधा घंटा का वीडियो देख लीजिएगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, इसको अपने नोट्स कॉपी में फिल कीजिएगा। ठीक है, नोट्स कॉपी में आपको कम से कम 3 पेज आपको बनाना। और एक बच्चा का कमेंट था कि भैया 3 पेज मतलब कैसे, टोटल आगे पीछे का मिला के 6? नहीं भाई, एक साइड का हो गया आपका पेज नंबर 1, ये हुआ पहला पेज। फिर आप इधर कीजिएगा पेज नंबर 2, ये हुआ दूसरा पेज। फिर इसको एक बार पलटिएगा, ये होगा तीसरा पेज। मैं आपको बता दूं लाइक दिस, मेरे पास ये दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे पास पेपर है, मैं आपको समझा दूं ताकि आप समझें। वेट, मैं इसको स्क्वायर शेप में कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देख, ये रहा मेरे पास ये बुक। ठीक है, जब मैं इसमें लिखना शुरू कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, ये है मेरा, मान लीजिए मैंने कवर पेपर खोला, ये है पहला पेज। तो इस पहले पेज के 2 साइड्स हो रहे हैं, तो इन लोगों को लगता है कि एक पेज मतलब ये पूरा, नहीं, एक पेज मतलब केवल ये एक साइड का 1 पेज। फिर इसको पलटिए और इसके उल्टे साइड में 2 पेज, फिर इसमें 3 पेज। इतना लिखिए, 3 से 3.5 इनफ है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं भैया ये 1 पेज, फिर ये 2 पेज, ठीक है, फिर ये 3 पेज। इट मीन्स ब्रदर आप 6 पेज का बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना नहीं लिखना पड़ता है, इतना तो मार्क्स नहीं मिलता जितना आप लिखने जा रहे हो। इतना आपको नहीं लिखना, ये गलती मत कीजिएगा, ऐसे में आप एग्जाम आपका कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। वो 3 घंटा एवरेज सोच समझ के दिया रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कितना पेज लिखना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट डोंट वरी, देर सही लेकिन सही चीज मैं आपको समझा के भेजूंगा। 15 नंबर के क्वेश्चंस जो होंगे, कौन कौन से आने के चांसेस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस मैच करने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप देख के जाते हैं तो उम्मीद है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से मैच करेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। 15 अंक के उत्तर के लिए, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न के लिए कि नहीं 3 का उत्तर दे, छोड़िए ना हटाइए, कितना भी उत्तर दे, सबको आपको उत्तर देना है। ठीक है, सबको लिख लेना है ताकि कोई भी आए तो आप बना सके। मान लीजिए आप इतना सारा सब पढ़ के चले जाते हैं, यहां से कम 2 को भी क्वेश्चन मैच कर जाता है तो आपके तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन का आपका मार्क्स आपके जेब में। चलिए देखते हैं, सबसे पहला है बापू काव्य की समीक्षा करते हुए कवि के उद्देश्यों पे प्रकाश डाले। बापू नाम का जो कविता है, ठीक है, एक तरह से बापू नाम का जो काव्य है, कविता नहीं है, बापू नाम का जो काव्य है, इसका समीक्षा करना, इसके बारे में बताते हुए कवि क्या उद्देश्य से ये लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। गांधी जी के बारे में बताया गया है कि ये मैंने भी ये पोयम पढ़ा नहीं है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, आई नो, बट आपके पास एआई है। ठीक है, बहुत सारे एआई हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उन एआई का यूज करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, ये सर्च कर सकते हैं, बापू काव्य की समीक्षा करते हुए कवि के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, पारिभाषिक शब्दावली की समस्याओं का विवेचना करिए। इसका पूरा अच्छे से नोट्स निकाल लीजिए, पारिभाषिक शब्दावली की समस्याओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू काव्य का सारांश क्या है। मतलब सारा अंश मतलब क्या हो गया, सारांश, सारा जोड़ अंश। ठीक है, मेरे अनुसार नहीं, सार जोड़ अंश हो जाएगा। सार मतलब होता है उसका व्याख्या, ठीक है, अंश मतलब होता है टुकड़ा। तो एक तरह से उसका जो व्याख्या है उसको छोटे से भाग में आपको लिखना है कि बापू काव्य का सारांश क्या है। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि बहुत सारा पोयम, जैसे कि एक क्या था, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाते हैं पक्षी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, आपने पढ़ा होगा। अगर इसको पूरा पढ़ा जाए तो बहुत लंबा मीनिंग है, लेकिन अगर इसका सारांश कहें एकदम हम सरल शब्दों में इसको बताएं तो इसमें यह बताना चाहता है कि पक्षी भी जो है एक तरह से जीव है, उसको भी स्वतंत्र रहने का शौक है, अधिकार भी है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, पिंजड़ा में रखते हैं जबरदस्ती, जिससे उनकी पंख टूट करके कभी पंख टूट जाता है,
है ना, वो उड़ना भूल जाते हैं, ऐसा ऐसा स्थिति उनके साथ आता है। तो ये सब हम लोग वहां पर में पढ़ते हैं। उसी तरह से बापू जो काव्य है उसका सारांश लिखना है आपको। नेक्स्ट है तकनीकी हिंदी की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डालिए। जो टेक्नोलॉजी का जो हिंदी है, टेक्नोलॉजी में जो हम लोग हिंदी से शब्दों का ये कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, इसको रेखांकित करना, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप कार्यालयी हिंदी को समझ लेते हैं तो इसके महत्व को भी आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, सॉरी तकनीकी हिंदी को आप समझ जाते हैं तो इसका वर्तमान अवस्था पर भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो कम से कम इसका भी 2 से 3 पेज का आप नोट्स तैयार कीजिए। कार्यालयी हिंदी के महत्व को रेखांकित कीजिए। ये जो कार्यालयी हिंदी है इसका जो महत्व है वो लिखना है आपको। कार्यालयी हिंदी होता क्या है? वो हिंदी जिससे क्या होता है, कार्यालय का संचालन होता है। एक तरह से देखिए, आपके जो जितने भी कार्यालय हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा को लिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में आपको 2 नहीं 3 भाषाओं को यूज करने को मिलेगा, है ना। उसके बाद है व्यवहारिक हिंदी की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ये जो व्यवहारिक हिंदी होता है ये क्या, इसके बारे में बताना है। तकनीकी हिंदी, कार्यालयी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, इन तीनों पे अच्छे से जम के नोट्स लिख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप कंफ्यूज होते फिरोगे, अरे बाप रे क्या है, कार्यालयी कंफ्यूज, तकनीकी कंफ्यूज। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला हो गया। लाइट कट गया, सॉरी गाइस। तो टेक्नोलॉजी मतलब हो गया आपका तकनीक से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड। कार्यालयी हिंदी मतलब आपका क्या हो गया, आपका कार्यालय से रिलेटेड। और व्यवहारिक हिंदी की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, मतलब व्यवहारिक, व्यवहार से रिलेटेड। अब देखते हैं 5 मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बापू काव्य पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बापू काव्य पुस्तक जो है उसके रचनाकार कौन है? बापू काव्य पुस्तक के रचनाकार राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इतना तो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है वन लाइनर में कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनका जन्म कहां हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। कहां? बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन बनता है क्या कि बापू काव्य पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो बापू काव्य पुस्तक का प्रकाशन 1947 में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली, कुछ समस्याएं के लेखक कौन है? पारिभाषिक शब्दावली, कुछ समस्याएं के लेखक कौन है? तो वेट के लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? तो देखिए यहां पर मैं पारिभाषिक शब्दावली कुछ समस्याएं, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं। कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं। आगे देखते हैं, बापू काव्य संग्रह में बापू को समर्पित कितनी कविताएं हैं? तो यहां पर मैं बताया गया है बापू संग्रह में बापू को मतलब महात्मा गांधी को समर्पित कितना है? लगभग 7 कविता संकलित किया गया है बापू ये में, काव्य में। ठीक है, बापू काव्य एक तरह से समझिए एक बुक ही है जिसके अंदर 7 गो कविता लिखा हुआ है बापू मतलब महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर एग्जाम हॉल में आप बैठने वाले हैं तो उससे पहले इन सब क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर का एक तरह से डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। जब भी आपके पास पेपर आएगा तो आप खाली छोड़ के नहीं आओगे, आप उसको आसानी से भर सकोगे। मैं चाहता तो आपको आंसर करा देता, अगर मैं आंसर करा दूंगा तो आप उसको रीड करके जाइएगा और एग्जाम से पहले भूल जाइएगा, एग्जाम के टाइम भूल जाइएगा। और अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन दे दूं और आप आंसर खुद ढूंढ के करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगा। ग्रेजुएशन का कोई आंसर टफ नहीं होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं और भी वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।